रिलेशन एंड फंक्शन की क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस को। सो बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शन क्या है और हम इसको और डेप्थ में जानेंगे। हालांकि पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में इसको कवर किया हुआ है, अलग अलग इसको कवर किया हुआ है, रिलेशन को अलग पढ़ाया था और फंक्शन को मैंने अलग कवर किया है। बट क्लास 12th में ये चैप्टर फर्स्ट है जो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार हम सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिलेशन बेसिकली है क्या। ठीक है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट को या दो क्वांटिटीज को अगर कोई एक लिंक या कोई भी कनेक्शन हम कह दें, अगर उनके बीच में है तो हम रिलेशन कह देते हैं। जैसे सपोज दैट कि हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो मान लीजिएगा हमारे फैमिली मेंबर्स में हमारी मदर हमसे रिलेटेड है, हमारे फादर हमसे रिलेटेड है, हमारे ब्रदर हमसे रिलेटेड है, हमारे सिस्टर हमसे रिलेटेड है। तो वही उसको ही हम रिलेशन कहते हैं, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो क्वांटिटीज के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो रिलेशन का मतलब कोई लिंक है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कि ए जो है सेट है 12th क्लास के स्टूडेंट्स का, और बी जो है, ए जो है वो 12th क्लास के स्टूडेंट का सेट है और ए जो है 11th क्लास के स्टूडेंट्स का सेट है। तो अब हमको ये बताना है कि ए से बी में क्या रिलेशन होंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं। नंबर 1 कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। सेट में मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताए थे, और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बताए थे तो मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर भी बताए थे। तो मैं एक बार आपको फिर से एक ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन अभी बता देता हूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिएगा ए बराबर कोई भी सेट है 1 2, बस इतना ही ले लेते हैं, और बी बराबर मैं आपको बता देता हूँ ए कॉमा बी, सपोज दैट। ठीक है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो ए क्रॉस बी करने पर मैं आपको क्या बताऊंगा कि 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से करेंगे। तो एक ऑर्डर पेयर बन गया 1 कॉमा ए, और दूसरा बन जाएगा 1 कॉमा बी। ठीक है, इसी प्रकार से 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी। ठीक है, तो ये हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, 4 ऑर्डर्ड पेयर बने। ठीक है, 4 ऑर्डर्ड पेयर बने। और जब हम कोई रिलेशन इसके साथ में स्टैब्लिश कर देंगे तो वही फिर हम वन रिलेटेड ए कोई रिलेशन को देना होगा इसी क्रम में। तो यहां पर ए कॉमा बी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर में हमने आपको बताया कि एक पहला वाला सेट का एलिमेंट होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट का होगा। ठीक है, और आगे जाकर के जब हम डोमेन और रेंज पढ़ते हैं तो पहला वाला एलिमेंट जो है वो, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ 1 कॉमा ए है, तो ये पहला वाला जो एलिमेंट है वो डोमेन कहलाता है, और दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो कोडोमेन कहलाता है। और अगर हम इसी को हम जब ये इसको कोडोमेन भी बोलते हैं, ये तो कोडोमेन का ही सेट होगा, लेकिन जब इसमें ये रेंज भी होती है। ठीक है, अगर ये इससे रिलेटेड है और जब मैपिंग हम देखते हैं तो उसमें आपको दिखेगा। तो डोमेन पहला वाला और दूसरा वाला रेंज होता है। ठीक है, एक इमेज होगी, दूसरा प्री इमेज होगी। तो इस तरह से ही रिलेटेड होते हैं। तो अभी आगे जाकर के ये फंक्शंस में होता है, बट अभी हम डोमेन में रिलेशन में समझा रहे हैं। तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली है क्या। ठीक है, सो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, अब ये ए क्रॉस बी यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जहां पर हमने कहा कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, मतलब ए कॉमा बी ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, और वो ये बता रहा है कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, अब ये तो पहले दो रिलेशन हमने देखे। तीसरा रिलेशन क्या कहना चाह रहा है कि ए कॉमा बी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो कि एक एज ऑफ ए, यानी ए की एज बी से बड़ी है। दैट मीन्स कि ए जो है वो बड़ा है बी से, यही वो कहना चाह रहा है। मतलब क्योंकि अब देखो पहला वाला जो ए सेट है वो किस क्लास का है, 11th क्लास का, और दूसरा वाला जो है
वो किस क्लास का है, 12th क्लास का है। तो ऑब्वियसली ठीक है ना, एक 11th क्लास का, एक 12th क्लास का। लेकिन ये हो सकता है, ये हो सक सॉरी, ये 12th क्लास का है, ए जो है वो 12th क्लास का है, और ए बी जो है वो 11th क्लास का है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब कोई भी इंसान 12th क्लास में पढ़ रहा है तो 11th वाले से बड़ा हो सकता है, तो क्योंकि एज वाइज है ना, तो ए क्रॉस सॉरी ए ग्रेटर देन बी। अब अगर हम बात करें कि a कॉमा बी belongs to a cross b, total marks obtained by a in the final examination is less than the total marks obtained by the b in the final examination। मतलब a के जितने भी मार्क्स आए हैं फाइनल एग्जाम में, ठीक है, b से कम आए हैं, तो ऑब्वियसली हम ऐसा बोल सकते हैं a लेस देन b। तो ये एक रिलेशन है जो स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। या फिर एक और हम रिलेशन ले सकते हैं, a कॉमा बी बिलोंग्स टू a क्रॉस b, A lives in the same locality as B। बिल्कुल सही है, A भी वहीं रहता है जहां पे भी रहता है। So however abstracting from this we define mathematically relation R from A to B as an arbitrary subset of A cross B। बिल्कुल सही बात है, R जो है वो क्या होगा, A क्रॉस A टू A और B, एक A टू B में हम क्या कह सकते हैं, A क्रॉस B का सबसेट ही होता है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ से कोई भी एक रिलेशन बना दूं, सपोज दैट मैंने ये A क्रॉस B लिया था, अब मैं कोई एक रिलेशन स्टैब्लिश कर देता हूं। मान लीजिएगा मैंने कहा, और मान लीजिएगा 1 कॉमा ए, और मान लो मैंने 2 कॉमा बी, ये दो कोई ऑर्डर्ड पेयर लिए, तो ये जो है आर वो किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का है। बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो कितने पेयर आ रहे थे, 4 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे थे, यहां पर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली, और आर जो है वो किसका सबसेट हो गया, ए क्रॉस बी का। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में, बट फिर भी मैंने कहा आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सो वी से दैट कि ए इज रिलेटेड टू बी। बिल्कुल सही बात है, हम ये बिल्कुल बात कह सकते हैं कि ए जो है वो रिलेटेड बी कह सकते हैं। सो एस बी राइट, राइट। इन जनरल हमने क्या कहा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सो वी डू नॉट bother whether there is a recognizable connection or link between A and B। तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर क्या है, A और B के बीच में एक लिंक है, एक कनेक्शन है, जिसको हमने क्या कह दिया, A रिलेटेड B। क्लियर हो गई बात। सो ये हम क्लास 11th में देख चुके हैं, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इन्वर्टिबल फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन को कवर करेंगे। तो धीमे धीमे हम आपसे वन बाय वन एक एक चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमको क्या डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में, टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या चीजें, टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग क्या समझेंगे। सो इन दिस सेक्शन वी वुड लाइक टू डिफरेंट स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, कि ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। बिल्कुल सही बात है, ए किसका सबसेट है, ए किसका सबसेट है, तो ए क्रॉस ए का सबसेट है। बिल्कुल सही बात है। सो एक एग्जांपल हमने यहां पर लिया, वो क्या लिया, कि अगर ए की वैल्यू आपको दी जाए 1 2 3 और 4, ठीक, और आपसे कह दिया जाए एक रिलेशन है, और उस रिलेशन में हमने कह दिया कि a कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, सच दैट a माइनस बी बराबर 10। आपको एक ऐसा रिलेशन बताना है कि a माइनस बी करने पर 10 आ जाए। तो आप एक चीज को नोटिस करिएगा कि हम इसमें कितना बड़ा भी ऑर्डर्ड पेयर ले लें, यानी 3,4 ले लें, 2,3 ले लें, 1,2 ले लें, तो a माइनस बी करने पर क्या 10 मिलेगा किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को। मान लो कि मैंने यहाँ पर 3, या 4,4 ही क्यों ना ले लिया, तो क्या 4 माइनस 4 करने पर 10 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो हम ये क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी रिलेशन हम इसको स्टैब्लिश नहीं कर सकते। सो दिस इज एन एम्प्टी सेट, यानी एम्प्टी सेट को हम क्या कह सकते हैं, फाई कह सकते हैं, ठीक है। सो
यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी का कोई भी पेयर इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, यानी नो पेयर, ठीक है, और इसको कोई भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से एक और रिलेशन ले लिया, मान लीजिएगा कि एक आर डैश कोई रिलेशन था और वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिएगा ए कॉमा बी और सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, तो अब आप इस वाले सेट को भी देखिएगा कि अगर हम ए क्रॉस ए कर दें तो इसमें भी जितने भी पेयर्स होंगे ए कॉमा बी के, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ए माइनस बी करें तो ग्रेटर देन 0 हो जाए? बताइए आप। सो देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, मान लीजिएगा हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, सपोज दैट, ठीक है, तो सपोज दैट मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया ए कॉमा बी में, जो भी हमने लेना चाह रहे थे, 2,3 ले लिया। मान लो 2,3 किया है तो 2 माइनस 3 क्या हुआ, -1, हालांकि मॉड किया तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मान लो 3,3 किया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, इसी तरह के हम एग्जाम्पल को अभी हम आपसे डेफिनेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो नंबर 1 हम पहले तो डेफिनेशन, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, जितने पेयर हम चाहेंगे ये इस कंडीशन को ए कॉमा बी हमारा सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पेयर हम ले लें, कोई भी पेयर हम ले लें यहाँ पर ए क्रॉस ए के बीच में। तो देखो मान लीजिए मैंने अगर 2,3 ले लिया यहाँ पर, तो मान लीजिएगा 2 माइनस 3 और क्या आया, मान लो कितना आया, -1 और इसका मॉड किया तो क्या हुआ, 1 हुआ। 1 क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। 4,4 किया, 4 माइनस 4 किया तो 0 आया, तो भी सही है। 3,3 किया, तो जितने पेयर हमने यहाँ पर ए क्रॉस ए में बनाए थे वो सारे रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश किए जा सकते हैं, ठीक है। सो अब हम नंबर 1 डेफिनेशन 1 पर चलते हैं, और डेफिनेशन 1 क्या कहती है कि a relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A, यानी कि R इक्वल टू फाई सबसेट होगा A क्रॉस A का। क्लियर हो गई बात। तो पहला जो है वो किसके लिए है, एम्प्टी रिलेशन के लिए था, ठीक है। और दूसरा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। देखिए हमने आपके सामने दो एग्जांपल डिस्कस किए, पहला वाला एग्जांपल है हमारा किसके लिए, एम्प्टी के लिए, ये भी आप देख पा रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर पहला वाला क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई पेयर नहीं मिला और यहाँ पर सारे पेयर मिले हमको, तो ये जो एग्जांपल हो गया वो किसका हो गया, यूनिवर्सल का। यानी आर डैश जो है वो यूनिवर्सल है और आर जो है वो एम्प्टी रिलेशन है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो अब क्या कहा, a relation R is in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, मतलब कि रिलेशन R का हर एलिमेंट, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं रिलेशन R उस सेट A के बीच में स्टेब्लिश किया जा रहा है जहां पर ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट से रिलेटेड है। इसलिए हमने क्या कहा, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, मतलब कि जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जितने भी होंगे। अब आपको मालूम है कि अगर हम रिलेशंस बना रहे हैं तो 1,2 है, तो जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो सारे बिलोंग करेंगे उस रिलेशन में, और इसमें सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा, इसलिए हमने कहा है यूनिवर्सल रिलेशन। तो अब मैं आपसे आगे बात करूंगा कि बोथ एम्प्टी एंड एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशंस भी कहा जाता है इसको। अब हम एग्जांपल से कुछ आपसे डिस्कस करेंगे, तो चलिए लेट्स मूव ऑन। इन क्लास 11th में हमने दो तरीके से रिलेशन को रिप्रेजेंट किया था। नंबर वन हमने रिप्रेजेंट कैसे किया था, ठीक है। नंबर 1 हमने रिप्रेजेंट कैसे किया था, एक तो रोस्टर फॉर्म में किया था, ठीक है, एक तो हमने किस फॉर्म में किया था, रोस्टर फॉर्म में किया था। और नंबर 2 जो है हमने किस फॉर्म में किया था,
सेट बिल्डर फॉर्म में किया था, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में किया था। ओके, अब एक रिलेशन हमने ले लिया आर इन द सेट ए 1 2 3 4, तो मान लीजिएगा वो रिलेशन क्या हुआ, मान लीजिएगा सेट ए है और इसके हमने एलिमेंट्स लिए थे 1 2 3 4। रिलेशन आर जो है वो ये कह रहा है कि ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1, ठीक है, is also expressed as R A related to B if and only if and only if B is equals to A plus 1, ठीक है, हमने ले लिया। चलिए क्या ले लिया, B equals to A plus 1, ठीक है। So B may also use this notation and as and when convenient, तो हम लोग अधिकतर यही बोलते हैं A related to B। सो अब हम एक और चीज आपको बताने वाले हैं। हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ा है और इक्विवेलेंस रिलेशन में हमें मालूम है तीन चीजें होती हैं, एक होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। तो तीन प्रॉपर्टी हैं, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमने सबसे पहले तो इंडिविजुअल इनको पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को पढ़ा था, सिमेट्रिक रिलेशन को पढ़ा था, ट्रांजिटिव रिलेशन को पढ़ा था, पर इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो हम सबसे पहले नंबर 1 बात करेंगे आपसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब हमने कोई भी ऑर्डर्ड पेयर मान लीजिए सेट का लिया तो सिर्फ वही वाले जो हैं, ठीक है, क्या होगा 1 कॉमा 1, मान लीजिए हमने वो बात की कोई भी पेयर हम यहाँ का उठा लें, ठीक है, तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, क्लियर। और सिमेट्रिक क्या है, इफ a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू आर, यानी दो एलिमेंट्स किसमें बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं a2 कॉमा a1 भी बिलोंग कर रहा है। जैसे कि हमने आपसे बात किया था कि अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बी बिलोंग करेंगे आर में, यानी इसे सिमेट्रिक कहेंगे। और अगर हमने कोई भी तीन पेयर लिए, ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, दिस इंप्लाइज कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर में। यही यहाँ पर उन्होंने लिए हैं, अब चाहे A1 A2 मान लें, चाहे ए कॉमा बी मान लें, कुछ भी मान लें, और ये जो है ए क्रॉस ए से जो भी रिलेशंस बनाए जाएंगे इसके बाद में, ठीक है, तो वैसे भी हम कहते हैं रिलेशन सबसेट किसका, ए क्रॉस ए का। तो आप जो भी रिलेशन यहाँ से बनाएंगे, और चूंकि हमने आपको रिफ्लेक्सिव पहले बता दिया था, तो मुझे लगता है मैं इसको अभी अलग से भी बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि आप कोई भी रिलेशन उठाइए और उसमें ए कॉमा ए जब पेयर हमें मिलेगा, हम कोई भी पेयर उठाएंगे तो वो रिलेटेड होगा उसी सेट में, ठीक है, बस उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए जिसका हम रिलेशन बना रहे हैं, क्लियर। सिमेट्रिक में दो अलग अलग एलिमेंट्स हम देखते हैं, ट्रांजिटिव में भी हम तीन अलग अलग एलिमेंट्स देखते हैं और उसका रिलेशन समझते हैं, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशन 4 जो क्या है वो ये है कि अ रिलेशन आर इन द सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब अगर हम रिलेशन आर है उसको इक्विवेलेंस कह रहे हैं, तो कब कह सकते हैं सेट ए के लिए, वो तभी कह सकते हैं जब नंबर 1 रिफ्लेक्सिव हो जाए, नंबर 2 सिमेट्रिक हो जाए और नंबर 3 ट्रांजिटिव। तीनों प्रॉपर्टी अगर एक साथ, तीनों प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑल प्रॉपर्टीज बिलोंग करनी चाहिए, तभी इक्विवेलेंस रिलेशन को हम कह सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल 2 ये कह रहा है, क्या कह रहा है एग्जांपल 2 कि मान लीजिएगा लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ आर, अ रिलेशन इन टी,
टी क्या है? टी वो सेट है जो प्लेन में दिए गए सभी ट्राइंगल्स का सेट है, ठीक है। अब विथ आर जो रिलेटेड है टी इज गिवन बाय, यानी आर का क्या कहना है कि T1 कॉमा T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। तो आपको ये शो करना है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। अभी समझ में बात आई। टी क्या है? टी क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब और आपको शो क्या करना है आर में? आर में ये शो करना है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो ये मुझे बताना है कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। शायद आपको इस बारे में पता नहीं होगा, या ध्यान दिला देता हूं मैं आपको। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं? अगर दो ट्राइंगल, ठीक है, मान लीजिएगा मैं ये दो ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल सेम साइज सेम शेप के हों, मान लीजिएगा ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये पी है, ये अलग पेन से ले लेता हूं मैं, सॉरी, ये मैं अलग पेन से ले लेता हूं, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, कोई इसी से ही आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो मान लीजिएगा ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाली साइड अगर इसके बराबर है, तो हम ये बात कह देते हैं कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके? PQR के, ठीक है। और इसी तरह से इनमें तीन प्रॉपर्टी होती हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में। देखो, एक तो नंबर एक साइड साइड साइड, ठीक है, जिसको हम साइड 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 प्रिंसिपल कहते हैं। नंबर सेकंड हम कहते हैं साइड एंगल साइड। अगर किसी पहली वाली प्रॉपर्टी हमने आपसे डिस्कस कर ली है, साइड एंगल साइड का मतलब कि दो साइड्स और एक एंगल अगर इक्वल है, ठीक है। नंबर सेकंड, नंबर थर्ड कि अगर दो एंगल बराबर हैं, एंगल साइड एंगल, ये प्रॉपर्टी। और नंबर चार जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है। तो RHS, तो ऐसे चार तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ट्राइंगल्स में, अगर वो सेम और सेम साइज के हैं तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैंने आपसे ये डिस्कस कर लिया है ऑब्वियसली। तो अब मुझे लगता है इसकी नीड ज़्यादा नहीं है, फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपके, फिर भी अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा इनको, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिएगा पहली प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, दूसरी प्रॉपर्टी के भी ट्राइंगल को मैं भी आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए इसको मैंने ले लिया, मान लीजिए J K और L, ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिएगा कि मैंने क्या कहा, साइड एंगल साइड, ठीक है। मान लीजिएगा अलग पेन से शो कर लेता हूँ इसको, ये वाली साइड बराबर है और ये वाली साइड बराबर है। और मान लीजिएगा ये एंगल और ये एंगल बराबर है, JKL है। और ये मान लीजिए मैंने ले लिया कोई भी MNO, ठीक है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, यानी हम कह सकते हैं JKL कॉन्ग्रुएंट होगा PQR के, ठीक है। तो ये बात हमने कह दी, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद में मान लो मैं ये कह देता हूं कि एक और मैं इसको ले लेता हूं, दो एंगल अब मुझे बताने हैं। तो दो एंगल कैसे होंगे, ठीक है। मान लो मैंने ये ले लिया
ठीक है, 2 ट्राइंगल मैंने ये ले लिए और यहाँ पर इनको मैंने नाम दे दिया। ठीक है, मैंने नाम दे दिया ABC, सॉरी ए, और इनको नाम दे दिया मैंने PQ बार। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं। तो इसमें ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और कोई भी एक साइड जो मैंने चलिए मान लीजिए बेस एंगल, कोई भी एक साइड नहीं, क्योंकि बेस पे दोनों एंगल अगर बराबर है तो ये वाली लेंथ मान लिया हमने, तो ये दोनों भी हमने क्या कह दिया, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, सो एंगल साइड एंगल। दूसरी चीज, अब अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने थर्ड डिस्कस किया था आपसे, अब मैं फोर्थ डिस्कस करूंगा। ठीक है, डायग्राम एकदम एग्जैक्ट नहीं है बट आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, और डिफरेंट इसके लिए मैं पहले लेता हूँ JKL ले लिया और DE और F ले लिया। मैंने क्या कहा, क्या क्या चीज बराबर होनी चाहिए, देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड बराबर हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की ये एक प्रॉपर्टी है। मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन को समझाते वक्त आपको ये इसलिए बताई है कि पहले तो हम ये जान लें कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते क्या हैं, अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बताते हैं आपको। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखिए आप कि let T be the set of all triangles in a plane with R is a relation T is given by T1 T2, T1 is congruent to T2। अब देखिए सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या हमको देखना है, रिफ्लेक्सिव देखना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हम क्या कह सकते हैं, R is reflexive since every triangle is congruent to itself। हर ट्राइंगल अपने आप में कॉन्ग्रुएंट होगा ही। every triangle is congruent to itself। ठीक है, मतलब क्योंकि हम उसी ट्राइंगल को हम देखेंगे तो हर ट्राइंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। नंबर 1 क्या बोल सकते हैं, every triangle is congruent to itself। अब हम देखेंगे नंबर सेकंड सिमेट्रिक। ठीक, सिमेट्रिक में क्या होगा, मैंने ले लिया 2 पेयर मैंने ले लिए, और 2 पेयर मैं ले लेता हूं, मान लीजिएगा मैंने ले लिए T1, T2 जो कि बिलोंग कर रहे हैं R में। तो मतलब ये हुआ कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, दिस इंप्लाइज, तो हम ये कहना चाहेंगे कि T2 क्या होना चाहिए, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि T2, T1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं, हेंस R इज सिमेट्रिक। ठीक, अब नंबर 3 हम क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव देख लेते हैं। अब ट्रांजिटिव में देखिएगा कि अगर मैंने ले लिया, मैंने एक ऑर्डर पे लिया T1, T2 बिलोंग्स टू R, और सॉरी मैं, ठीक है, और
एक और रिलेशन ले लेता हूं मैं, और कॉमा मैं ऐसा ले लेता हूं T2 कॉमा T3, T2 कॉमा T3, ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं अगर R में, तो हम ये कह सकते हैं कि T1 is congruent to T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3। तो दिस implies हम ये कह सकते हैं कि T1 is congruent to किसके, T3। बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने लिया T1 T2 कॉन्ग्रेंट है, T2 T3 कॉन्ग्रेंट है, तो किसका किसके साथ में रिलेशन होना चाहिए, इसके साथ में कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि T1 कॉमा T3 किस में बिलोंग होगा, R में बिलोंग होगा। सो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर R is इक्विवेलेंस। जहां पर ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हो, उसी रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब मुझे लगता है आपको इक्विवेलेंस रिलेशन की बात समझ में आ गई होगी। अभी हम और भी ऐसे एग्जांपल्स ले लेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको पहली बात बताई इक्विवेलेंस रिलेशन में कि पहली प्रॉपर्टी तो क्या फॉलो करना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, दूसरी प्रॉपर्टी होगी सिमेट्रिक रिलेशन की, और तीसरी प्रॉपर्टी होगी ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि क्या होना चाहिए, आपका जो सेट है वो इटसेल्फ होना चाहिए, यानी हर 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 ट्राइंगल की बात करें, कोई भी ट्राइंगल अपने आप में तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, ठीक है। और सिमेट्रिक वाले में हमको दो पेयर लेने होते हैं, तो हमने दो पेयर लिखे, मान लीजिए T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में, तो T1 कॉन्ग्रुएंट हो गया T2 के और T2 हो गया कॉन्ग्रुएंट T1 के। तो ऑब्वियस, तो हमको ये देखना है कि अगर T1 कॉन्ग्रुएंट T2 का है तो T2 को कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा T1 के, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिएगा, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मान लीजिएगा मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, एक तो ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना। मान लीजिएगा ये T1 ट्राइंगल है और ये T2 ट्राइंगल है। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि T1 की प्रॉपर्टी में या तो हम कह सकते हैं ट्रिपल एस फॉलो करेगा, या SAS फॉलो करेगा, या RHS फॉलो करेगा, या AA, या हम कह सकते हैं एंगल साइड और एंगल, ये फॉलो करेंगे। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए फॉलो करेंगी, तो T1 अगर कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के, तो ऑब्वियसली T2 को कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा T1 के। और हर ट्राइंगल रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव में हर ट्राइंगल अपने आप में ही कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ये बराबर खुद का ही बराबर होगी साइड, ये साइड खुद के बराबर होगी और ये वाली साइड खुद के बराबर। तो हम इसमें कोई भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ठीक है। एक ट्रांजिटिव में क्या हुआ, मान लीजिएगा एक और ट्राइंगल हम ले लेते हैं, सपोज दैट कि एक और ट्राइंगल हमने ले लिया, ठीक है। अब ये मान लीजिएगा मैंने T3 ले लिया, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो T1 अगर कॉन्ग्रुएंट T2 के हो गया, या मैं, है ना, और T3 यहाँ पे हो गया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा T3 के, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो एक एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने लिया है कि तीन ट्राइंगल मैंने लिए हैं, तो तीनों ट्राइंगल में किसको किसके कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा, ठीक है। चाहो तो मैं यहाँ पर अलग से आपको भी कॉन्ग्रुएंट की, वैसे तो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की डेफिनेशन भी बता दी है, कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो मुझे लगता है इसकी ज़्यादा नीड नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं आपको एक बार अलग से अभी और समझा देता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट बेसिकली T1 T2 और T3 किस तरह से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देखिएगा मैं यहाँ पर तीन ट्राइंगल्स को आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिएगा ये एक ट्राइंगल है और मैं इसको ABC बोल देता हूँ, ABC, और इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया T1, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं इसमें रिफ्लेक्सिव कहूंगा तो ये वाली जो साइड है ये खुद की
ठीक है, ये खुद का होगा, ये वाली जो साइड है वो भी खुद की लंबाई के बराबर होगी, और ये वाली जो साइड है वो खुद की लंबाई, ये वाला एंगल भी इसी के, तो इसी तरह से ये T1 क्या होगा, इटसेल्फ होगा, क्योंकि हम वही ऑर्डर पेयर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बताया था, A, ठीक है, तो A बिलोंग करेगा तो ऑब्वियसली ये खुद का इटसेल्फ होगा, तो हर ट्राइंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होगा। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए। अब मान लीजिएगा मैंने एक और ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ये मैंने एक और ट्राइंगल ले लिया, ये हो गया T2 ट्राइंगल, ठीक है, और ये हो गया P, Q और R। एक ट्राइंगल में अभी आपके लिए और ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको। एक मिनट, पहले ठीक है एक और ले लेते हैं, और मान लीजिएगा ये एक ट्राइंगल है और इसको मैंने नाम दे दिया JKL, ठीक है, तो अब ये T3 हो गया मान लीजिएगा। अब देखिएगा कि मैंने आपको सिमेट्रिक का समझाया, तो T1 जो है वो रिलेटेड है T2 से, ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट इसके है, ये वाला ट्राइंगल अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये वाला अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसको भी इसका कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गई सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। अब अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के और T2 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो हमें क्या बताना है कि T1 को कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा T3 के। बिल्कुल सही बात है, जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के। यही आपको बताना कि T1 अगर रिलेटेड है T2 से, T2 रिलेटेड है और T3 से, तो क्या इम्प्लाई होगा, T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के। यही आपको प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है इक्विवेलेंस रिलेशन में। सो बेसिकली हमने इक्विवेलेंस रिलेशन को जान लिया। अब मुझे लगता है कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए।